माय यूट्यूब चैनल TGS अकेडमी मंझौल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक, सबसे पहले बायोलॉजी कहते किसको हैं, क्या होती है बायोलॉजी? यानी इससे परिभाषा जो बुक में पढ़ते हैं, सिंपल सा पढ़ते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं और जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है आपका बायो, दूसरा होता है आपका लॉजी। ठीक है, यानी बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट बायोलॉजी को हम कह सकते हैं यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और बायोलॉजी जो शब्द है, यह शब्द बायोलॉजी शब्द दिए थे लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे तथा ये जर्मनी के। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ के वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे तथा ये ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है आपका जूलॉजी, दूसरा होता है आपका बॉटनी। जूलॉजी का मतलब हुआ जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पतिक विज्ञान। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जूलॉजी का पिता कहा जाता है, जूलॉजी का पिता कहा जाता है अरस्तु को ही। कहा है कि इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम 500 प्रजाति के जीवों के बारे में बताए थे। लगभग 500 जीव जंतुओं के बारे में बताए थे, जीवों के बारे में वर्णन किए थे। ठीक है, अब आते हैं वनस्पतिक विज्ञान पे। ठीक, देखिएगा इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है वनस्पतिक विज्ञान, यानी इसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका पिता यानी वनस्पतिक विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इनकी भी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक, इस पुस्तक में थियोफ्रेस्टस ने इस पुस्तक में लगभग 500 किस्म के पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक था। अब आते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर
जो कि आपका है सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, सेल, उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल यानी कोशिका। कोशिका, सेल कहते किसको हैं, क्या होती है कोशिका? तो सिंपल सा इसका एक परिभाषा है जो कि बुक में देखने को मिलता है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, लेकिन वो समझ के थोड़ा परे हो जाती है। जब हम भी पढ़ रहे थे, 9th में था ये परिभाषा शायद, तो उस समय हम भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो सिंपल इसी भाषा में समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ये क्लासरूम जो बना हुआ है अभी, ये बहुत से मटेरियल से मिलके बना हुआ है। जैसे बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया। यानी कि इस रूम के लिए या फिर इस मकान के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका। उसी तरीका से हमारा शरीर भी क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वही छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक, या शरीर की क्या होती है, शरीर की इकाई इसको कहा जाता है, कोशिका। शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, अब देखिएगा इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसकी खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में। लेकिन यह कैसी कोशिका थी, लेकिन यह कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज किए थे, मृत कोशिका की खोज। ठीक, तो जीवित कोशिका भी होगी, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ये भी ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में इस कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। इन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया का भी खोज किया था। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं भारत में भी कोशिका पर बहुत सारे वैज्ञानिक ने अध्ययन किए थे। ठीक है, इसीलिए भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है, A.K. शर्मा को कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसका व्यास लगभग 170 × 135 mm होता है। ठीक, व्यास कहा जाता है कि इसके एक अंडे का यदि आमलेट बनाया जाए तो लगभग 12 आदमी आराम से खा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका PPLO या माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा।
ठीक। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएलओ इसका फुल फॉर्म यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई या शरीर की इकाई होती है कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक ए.के. शर्मा को कहा जाता है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है तथा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया ओवरऑल में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, अब देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम यानी अंडाणु। ठीक। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर में? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ठीक है, तथा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होगी। इसका आकार या इसका लंबाई लगभग 3 से 3.5 फीट तक होती है। 3 से 3.5 फीट तक होती है। इसे दिमाग की कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका के कुछ अंगों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका के अंग या कोशिकांग भी कहते हैं इसको। कोशिका के अंग या कोशिकांग। कोशिकांग। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यह एक क्या है? कोशिका है। मान लिए यह एक कोशिका है। ठीक, कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा घिरी हुई रहती है उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। सबसे पहला ये क्या होगी? कोशिका झिल्ली। और इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, काहे कि हिंदी बहुत कम पूछा जाता है या फिर बहुत कम दिया हुआ रहता है। इंग्लिश नाम ही आपको सारे एग्जाम में मिलेंगे। कोशिका झिल्ली यानी कि इसका इंग्लिश नेम होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। यह कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य होती है यानी अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? यानी कि इसको यानी कोशिका कुछ चीजों को अंदर आने तथा बाहर जाने देती है, सभी चीजों को नहीं। उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम। कुछ चीज का मतलब हो गया जैसे इसको जिस चीज की आवश्यकता होगी, जैसे हमारा ये स्किन जो है, स्किन से क्या निकलता है? जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पसीना निकलता है, यानी पसीना के रूप में क्या निकलता है? यह पानी यानी वाटर तथा NaCl यानी नमक निकलता है। यानी कुछ चीज़ों की जरूरत जिसको वह अंदर बाहर कर सकता है, बाकी के चीज़ों को नहीं। उसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कोशिका। या कोशिका को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। काहे कि
किसी भी चीज को जब पैक किया जाता है यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। और या किसको यदि पैक करके रखता है, कोशिका को, यानी कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा घिरी हुई रहती है यानी कोशिका को या क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि प्रोटेक्ट करता है। अब देखेंगे इसके बारे में, यानी यह बनी किसकी हुई रहती है, या लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। तथा यह जंतु या दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक, इसके बारे में सर्वप्रथम बताए थे, इसके बारे में सर्वप्रथम नगेली तथा क्रेमर ने बताए थे। नगेली तथा क्रेमर ने बताए थे और इसे कन्फर्म यानी सत्यापित किए थे ई ओवरटन ने, ई ओवरटन। यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में सर्वप्रथम नगेली तथा क्रेमर ने बताए थे तथा इसको कन्फर्म किए थे ई ओवरटन ने। ठीक है कोशिका झिल्ली में इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है। अब देख लेते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका पर कोशिका झिल्ली तो होती ही होती है, लेकिन इसके ऊपर भी एक अन्य परत भी दे दिया जाता है। देखा जाता है कि जो चीज मतलब इधर उधर फेंका हुआ रहता है या फिर जो चीज ज्यादा यूज के लिए रहता है उस पे एक एक्स्ट्रा परत की सुरक्षा क्या होती है, लगाई जाती है। तो पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा परत यानी एक्स्ट्रा लेयर होता है इस टाइप का, इस टाइप का। इसको क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश नेम होता है इसका सेल वॉल। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तथा या इसका भी काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा लेयर क्यों रहता है पादप में ये, क्योंकि कभी कभी देखते होंगे गुस्सा बढ़ जाए या फिर कुछ हो जाए, पेड़ को जाके क्या करते हैं, टकरा जाते हैं या फिर लटकते हैं, इधर करते हैं। तो कोशिका यदि एक्स्ट्रा परत नहीं रहता तो उसको सुरक्षा, उसके आंतरिक अंगों की सुरक्षा नहीं हो पाती। इसीलिए भगवान ने क्या किए हैं, उनको एक एक्स्ट्रा लेयर दिया है जो कि बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है पादपों को। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तथा जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तथा कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक यानी कि एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है या क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है या जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम नगेली तथा क्रेमर ने बताया था और इसको कन्फर्म यानी सत्यापित किए थे ई ओवरटन ने। ठीक है, अब देख लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाया जाता है या पादपों को बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है तथा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं थोड़ा
एक और अंग के बारे में जान लेते हैं। क्या है ये? कोशिका। ठीक है, देखिए कोशिका में अब देखेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव, बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं इस टाइप का, ठीक, और इसके बीच में एक केंद्रक होता है, इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक। इसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक, पहले देख लेते हैं इसमें पाए जाने वाले द्रव को, ठीक, इसको बोला जाता है जीव द्रव, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, काहे कि इंग्लिश ही आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या किसको कहते हैं? यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जीव द्रव की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? डुजार्डिन ने। जीव द्रव की खोज डुजार्डिन ने किए थे। इसका नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। तथा एक और वैज्ञानिक है हक्सले। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो कि जीव द्रव जो होती है वह जीवन का भौतिक आधार होती है। यानी जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया। और यह इस जीव द्रव का कार्य क्या होता है? यह जीव द्रव का कार्य या कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिएगा जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, ठीक, यानी कि इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका तथा केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहेंगे। तथा न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहेंगे? केंद्रक के अंदर, यानी हिंदी नेम से ही पता चले केंद्रक द्रव, यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रवों को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा आगे का इसके कोशिका के अंग को बारे में देख लेते हैं। इसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, देखिएगा जो कोई भी अंग होता है उसको एनर्जी के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी कौन बनाएगा? उसके लिए एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक, देख लीजिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसका काम क्या होता है कि शोषण कार्य करना, यानी कि यह क्या कार्य करता है? शोषण करने का कार्य करता है। शोषण कार्य यानी कोशिका के अंदर शोषण का कार्य कौन करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तथा यह ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी कि कोशिका का ऊर्जागिरी, कोशिका का ऊर्जागिरी। कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा या तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है या हर हमेशा यानी
जैसे हम लोग सो भी जाते हैं तब भी हमारा सांस क्या कभी रुकता है? नहीं रुकता है। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका क्या कर रहा है? शोषण करने का कार्य कर रहा है। हर हमेशा क्या करता है? शोषण का कार्य करता है। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह कार्य करता है? तो उसमें एक था आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में। तो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है तथा 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें इसकी आंतरिक दीवारों को, यानी इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी, इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी खोज। इसके मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट किया। बायोब्लास्ट नाम दिया। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट नाम दिया, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने किया। ठीक है। एक बार अब इसी को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए। जैसे जीव द्रव की खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। नामकरण पुरकिंजे तथा हक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक। कार्य, और जीव द्रव का कार्य क्या होता है? यह कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, ठीक। केंद्र जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक द्रव, ठीक है। अब आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। अल्टमैन ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया तथा इसका नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने किया। इसका कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन कार्य करना तथा ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागिरी। इसमें 70S राइबोसोम भी पाया जाता है, क्योंकि इसको एनर्जी की 24 घंटे या क्या करता है? कम करते रहता है इसमें। इसीलिए इसको 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो इसको एनर्जी देते रहता है। इसीलिए इसको जंतु कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति भी कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा गया है? क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि कुछ सीखे हुए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।